डिस्क्रीट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सेक्शन 2D इवनिंग सेक्शन की क्लास है। स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें तो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। यस, माइक और कैमरा मैंने डिसेबल किया है सबका 135। मैसेज पे लिख के आप कम्युनिकेट करेंगे। आई डोंट थिंक वी नीड है माइक या कैमरे की। आपको मेरी आवाज़ हाँ ठीक है, क्लियर का मैसेज आ गया था 131 का। स्क्रीन विजिबल नहीं है, मैं स्क्रीन भी शेयर कर लूँ फिर स्टार्ट करते हैं। वैसे दिस इज़ द क्लास ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, रेगुलर क्लास है हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इवनिंग सेक्शन 2D। ऑलराइट, सो वी आर बैक। स्क्रीन होपफुली अब आपको विजिबल होगी एंड आई थिंक हम इसी स्लाइड पर थे जब लास्ट टाइम हमने क्लास फिनिश की कपल ऑफ वीक्स अगो। वी वर टॉकिंग अबाउट कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर एंड उसमें हमने स्पेसिफिकली बात की थी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पार्टिशनिंग की। उसमें हम ये डिस्कस कर रहे थे कि व्हेन यू पार्टीशन योर कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर विद साइड बार लाइंस, तो उसको हम वर्टिकल पार्टीशनिंग कहते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं बेसिकली वर्टिकली डिवाइड करती हैं आपके आर्किटेक्चर को, आपके सॉफ्टवेयर को। सिमिलरली अगर आप वर्टिकल लाइंस को देखें, जिस तरह अगर आप कर्सर को फॉलो करें तो यहाँ आपको नज़र आ रही हैं, तो ये वर्टिकल लाइंस एक्चुअली हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग कहलाती हैं। क्यों और कैसे और इनका फ़ायदा क्या है, इसके ऊपर आज डिटेल में बात करना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर आप वर्टिकल लाइंस इस तरह यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं, आपका प्रोग्राम का कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर है, इसमें आपने वर्टिकल लाइंस खींची, तो बेसिकली आपने अपने प्रोग्राम के अलग-अलग कंपोनेंट्स को फुल्ली अलग कर दिया। जैसे कि अगर आप कर्सर फॉलो करें तो ये आपका मेन सॉफ्टवेयर है, उसके आपको 3 कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 कंपोनेंट्स कह लें या फंक्शंस कह लें, 3 प्रोसेसेस, 3 सब प्रोसेसेस हैं। दिस इज़ योर लेवल 0 DFT फर्स्ट प्रोसेस, और वो फिर 3 फर्दर प्रोसेसेस में डिवाइड होता है। तो ये जो 3 अलग फंक्शंस डिफ़ाइन हुए हैं या डिवाइड हुए हैं, यू कैन सी कि ये फर्दर मोर प्रोसेसेस में भी डिवाइड हो रहे हैं और वो फर्दर डिवीज़न भी और डिवाइड हो रही है। इस तरह ये देयर इज़ नो लिमिट कि आप कितने आगे जा सकते हैं। ऑब्वियसली ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 लेवल तक आप एक्सपेंड करें। आपका सॉफ्टवेयर में इतनी डेप्थ नहीं होनी चाहिए कि वो एक्सपेंड होता रहे और ये ना अंदाज़ा लगा सकें आपके एक्चुअली प्रोसेस को कहाँ पर आए। बट यूजुअली अगर 3-4 लेवल्स भी हैं तो एक्चुअली जब आप ये वर्टिकल लाइंस खींचते हो तो हर एक कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल दिस कंपोनेंट या ये फंक्शन, फुल्ली आइसोलेट होकर नज़र आता है कि एक्चुअली इस फंक्शन का क्या काम है और इसके अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस हैं और उनके अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस हैं एंड सो ऑन। ये वर्टिकल लाइन एक्चुअली आपके सिस्टम को हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर रही है। ठीक है, इसका लेफ़्ट पीस अलग हो गया, लेफ़्ट मोस्ट पीस अलग हो गया, मिडल पीस अलग हो गया और राइट पीस अलग हो गया। ये फंक्शन अलग हो गया, ये फंक्शन अलग हो गया, ये फंक्शन अलग हो गया। तो अगर मैं इसको ये कहता हूँ कि भाई लेफ़्ट पीस अलग हो गया, लेफ़्ट फंक्शन अलग हो गए सारे, राइट फंक्शन अलग हो गए सारे, और मिडल फंक्शन अलग हो गया सारा, तो ये जो वर्डिंग मैं यूज़ कर रहा हूँ लेफ़्ट, राइट एंड मिडल, यू कैन सी कि दिस वर्डिंग इज़ यूज्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। लेफ़्ट राइट, हॉरिजॉन्टल लाइन में हम लेफ़्ट राइट मूव करते हैं। ठीक है, सिमिलरली ये होगी हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग। सिमिलरली वर्टिकल पार्टीशनिंग, जो कि आगे जाके अभी पढ़ते हैं हम डिटेल में, बट उसको अगर अभी से यहीं पर इसी पॉइंट को लेते हुए वर्टिकल पार्टीशनिंग की अगर हम बात करें तो वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइंस से आएंगी। और हॉरिजॉन्टल में हम कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं, टॉप एंड देन अंडर दैट एंड देन अंडर दैट एंड देन बॉटम लेवल पे आपको कौन सी चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो जब आप हॉरिजॉन्टल लाइंस स्केच करेंगे तो फिर आपका जो सॉफ्टवेयर है वो डिवाइड हो रहा होगा टॉप और डाउन लेवल के ऊपर। एंड टॉप डाउन बॉटम ये वर्ड्स हम यूज़ करते हैं जब हम वर्टिकली पार्टीशन कर रहे हो अपने सॉफ्टवेयर को। So let's study about that. Horizontal partitioning defines separate branches of the module hierarchy. Module hierarchy means आपके सॉफ्टवेयर की जो प्रोसेस हायरार्की है। हायरार्की का मतलब ये है कि कैसे कैसे डिवाइड हुए हैं आपके सारे प्रोसेसेस। So horizontal partitioning defines separate branches of the module hierarchy for each major function.
हर एक मेजर फंक्शन जो कि यहाँ पर फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3 मेजर 3 फंक्शंस में डिवाइड हुआ है आपका सॉफ्टवेयर, इसकी पूरी हायरार्की एक तरफ आ जाएगी, इसकी पूरी हायरार्की डिवीज़न वगैरह एक तरफ आ जाएगी, इसकी पूरी हायरार्की और डिवीज़न एक तरफ आ गई। इट यूजेस हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग को हम क्या, इसका फ़ायदा क्या होता है? इट यूजेस कंट्रोल मॉड्यूल्स टू कोऑर्डिनेट कम्युनिकेशन बिटवीन फंक्शंस। वी कैन लुक कि एक्चुअली फंक्शन 1 क्या काम कर रहा है, फंक्शन 1 के सब प्रोसेसेस में किस तरह कम्युनिकेशन हो रही है और वो क्या काम कर रहा है, फंक्शन 2 क्या काम कर रहा है, फंक्शन 3 क्या काम कर रहा है, एंड स्पेसिफिकली वी कैन सी कि ये तीनों जो अलग अलग काम कर रहे हैं वो कितने अहमियत के हामिल हैं एक्चुअल फंक्शन के लिए, एक्चुअल प्रोसेस अपना सॉफ्टवेयर के लिए, राइट। तो इन तीनों ने अलग अलग जो काम किया उनको देखते हुए हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्चुअली इसमें क्या कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए जिसके थ्रू हम एक्चुअल हमारे सॉफ्टवेयर का जो मकसद है वो परफॉर्म कर सकें। दिस इज़ अबाउट हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग। इन दोनों के फ़ायदे और नुकसान हम एंड में जाकर देखते हैं जब दोनों हम स्टडी कर लें। फ़ायदे ही हैं बेसिकली ये काम करने के, नुकसान इतने ज़्यादा नहीं है। ओके, नाउ लुक एट दिस वर्टिकल पार्टीशनिंग। वर्टिकल पार्टीशनिंग हॉरिजॉन्टल लाइंस स्केच करने से हो जाती हैं, जिस तरह से अभी मैं थोड़ी देर पहले विजुलाइज़ करवा रहा था आपको कि जब आप हॉरिजॉन्टल लाइंस स्केच कर रहे हैं तो एक्चुअली आपका सॉफ्टवेयर वर्टिकली डिवाइड हो गया है, यानी लेवल बाय लेवल डिवाइड हो गया है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जिसको आप कह लें कि भाई क्या कहते हैं उसको, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड देन टॉप फ्लोर। तो अब ये एक्चुअली वर्टिकली आप डिज़ाइन कर रहे हो चीज़, ठीक है। तो इसके लिए आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस स्केच करनी पड़ती हैं। जब आप हॉरिजॉन्टल लाइंस स्केच करते हो तो उससे वर्टिकल पार्टीशनिंग हो जाती है। इसका एक डिफरेंट वर्ड भी है, इसको फैक्टरिंग कहा जाता है। फैक्टरिंग, इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसमें आपका सॉफ्टवेयर डिवाइड हो जाता है कंपोनेंट्स में ही, लेकिन एक डिवीज़न यानी एक पार्ट में, एक लेवल कह लें उसको, एक पार्ट में एक्चुअली तमाम कंपोनेंट्स एक साथ आपको नज़र आ रहे होते हैं। आपको ये नहीं पता होता कि उस कंपोनेंट के और कौन से सब कंपोनेंट्स हैं, वो आपको हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग में नज़र आते हैं। बट वर्टिकल पार्टीशनिंग में आपको ये नज़र आता है कि एक सर्टेन कंपोनेंट को आप किस तरह आगे लेकर जा रहे हैं। मतलब एक कंपोनेंट को अगर आप डिवाइड कर रहे हैं लेट्स से 3 कंपोनेंट्स के अंदर, तो वो 3 कंपोनेंट्स एक लाइन से किस तरह से आ रहे हैं, यानी कि आपको ये अंदाज़ा हो जाता है इसमें कि एक लेवल के ऊपर कितने सब कंपोनेंट्स आ रहे हैं, राइट। इससे फ़ायदा क्या होता है या इसका क्या एक क्या लेते हैं फीचर है, वो ये है कि लेट्स से कि अगर आप कर्सर को फॉलो करें तो ये एक सॉफ्टवेयर है, इसके ये 3 कंपोनेंट्स हैं। अगर मैं इसको इस तरह से डिवाइड कर रहा हूँ तो आई कैन क्लियरली सी कि कौन से वो 3 काम हैं जो कि डिपेंडेंट नहीं है, जो कि अलग-अलग हो सकता है। ये काम अलग हो रहा है, ये काम अलग हो रहा है, ये काम अलग हो रहा है, राइट। तो इस तरह चीज़ को यूज़ करते हुए मैं अपने डिज़ाइन के आर्किटेक्चर को चेंज भी कर सकता हूँ और उसको बेहतर तरीके से यूज़ भी कर सकता हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूँ कम से कम टाइम में। सो इफ़ आई लुक एट इट लाइक दिस, तो ये प्रोसेस आई नो इट इज़ अ डिफरेंट प्रोसेस, इट इज़ नॉट कनेक्टेड विद दिस प्रोसेस, दीज टू आर कनेक्टेड विया दिस मेन प्रोसेस। लेकिन अगर ये प्रोसेस अलग चल रहा है तो दिस प्रोसेस कैन रन इटसेल्फ, क्योंकि ये इसका मोहताज नहीं है, ये इसका मोहताज नहीं है। तो दोनों इंडिपेंडेंट हैं और दोनों अलग-अलग या तीनों अलग-अलग काम कर सकते हैं, राइट। इसी तरह अगर ये तीनों काम कर रहे हैं तो इट डज़न्ट मैटर कि यहाँ पर एक काम गलत हो गया, आप इसको सही कर दें, बेशक इन तीनों के काम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको वर्टिकली पार्टीशनिंग कर रहे होते हैं तो बिसाइड्स इट्स बेनिफिट्स कि अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग करें तो उसके बेनिफिट्स के अलावा ये उसमें नुकसान भी है कि अगर यहाँ पर कोई फ़ायदा कोई चीज़ गलत हो जाती है तो फिर ये दोनों डिपेंडेंट होना शुरू हो जाती हैं और आप एक प्रोसेस के ही चिल्ड्रन के अंदर होते हैं, तो आपको वहाँ पर नुकसान हो सकता है, राइट। सो इसका जो फैक्टरिंग के कुछ पॉइंट्स हैं उनमें से एक और पॉइंट डिसीजन मेकर्स और वर्कर्स को डिफ्रेंशिएट करना भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस पॉइंट पे मैं आता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड अबाउट दैट कि फैक्टरिंग डिज़ाइन सो दैट डिसीजन मेकिंग एंड वर्क आर स्ट्रेटिफाइड। हम फैक्टरिंग तब करते हैं या वर्टिकल पार्टीशनिंग जब करते हैं जब हम ये डिफ़ाइन करना चाहें कि एक्चुअली डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस कौन कौन से हैं और वर्किंग प्रोसेसेस कौन कौन से हैं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस यूजुअली अपर लेवल के ऊपर होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट टॉप लेवल, आई एम टॉकिंग अबाउट अपर लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, अगर ज़्यादा लेवल्स हैं तो।
वो ज़्यादातर डिसीजन मेकर्स होते हैं, ठीक है। और जो लीफ प्रोसेसेस होते हैं, लीफ प्रोसेसेस क्या होते हैं ज़रा मुझे बताएं, आपको लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था ये व्हाट आर लीफ प्रोसेसेस, लीफ का वर्ड हमने यूज़ किया था। कैन एनीवन टेल मी व्हाट अ लीफ प्रोसेस इज? मैं एक जनरल हिंट दे देता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई ये वाला जो प्रोसेस है ये लीफ प्रोसेस नहीं है। तो ज़रा मुझे याद दिलाएं कि लीफ प्रोसेस कौन से होते हैं। जी, एनीवन? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज़ अ लीफ प्रोसेस? नो वन? अब तक आवाज़ आ रही है मेरी? नहीं आ रही? एनीवेज मेरे ख्याल से इंट्रक्शन में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। लीफ प्रोसेसेस आर एक्चुअली दोज प्रोसेसेस जो कि फर्दर किसी और फंक्शन या प्रोसेस में डिवाइड नहीं हो रहे हैं। लाइक अगर आप कर्सर को फॉलो कर रहे हैं तो ये वाला जो प्रोसेस है ये फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा, दिस इज़ अ लीफ प्रोसेस। ये भी एक लीफ प्रोसेस है, ये भी एक लीफ प्रोसेस है, ये भी एक लीफ प्रोसेस है। ये ट्री स्ट्रक्चर है जिसके अंदर लीफ का मतलब ये होता है ऐसी नोड्स, ऐसे पॉइंट्स जो कि फ़र्दर किसी और चीज़ में डिवाइड नहीं हो रहे हैं, ऐसे पॉइंट्स को हम लीफ कहते हैं। अब ये जो लीफ प्रोसेसेस हैं आपके, इनमें होता ये है कि ज़्यादातर जो अल्टीमेटली काम हो रहा होता है वो इन लीफ प्रोसेसेस में होता है। यूजुअली लीफ प्रोसेसेस आर वर्कर्स, ठीक है। इस हायरार्की को समझने के लिए सिंपल आप वो चीज़ समझ सकते हैं जो कि एक आम ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की होती है। हायरार्की मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि सबसे टॉप लेवल पर सीईओ, सीटीओस, मैनेजर्स ये लोग होते हैं। ऑल्दो इनके अंदर भी हायरार्की होती है कि भाई अ मैनेजर इज़ रिपोर्टिंग टू अ सीईओ और सीटीओ, एंड देन द सीटीओ इज़ रिपोर्टिंग टू द सीईओ एंड सो ऑन। बट यू नो कि अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग जो हो रही होती है वो टॉप लेवल पर ही हो रही होती है। और जो डाउन लेवल्स होते हैं, जो थोड़े निचले लेवल्स के होते हैं, पॉइंट्स कह लें उनको या पर्सनस कह लें, टीम्स कह लें, वो यूजुअली वर्क करने के लिए होती हैं। वो डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। जिस तरह से हम कहते हैं कि एक आम सॉफ्टवेयर हाउस की एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो अ डेवलपर कैन नॉट मेक अ डिसीजन कि उसने कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है और कौन सा नहीं बनाना। वो प्रोजेक्ट बनाने की जो तरीक़ेकार है वो एक्चुअली सीटीओ, सीईओस, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, टीम लीड्स ये डिसाइड करते हैं, ठीक है। डेवलपर्स ने ये नहीं करना कि वो उन्होंने डिसाइड करना है कौन सा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए और कौन सा नहीं। उन्होंने सिर्फ प्रोजेक्ट जो दिया गया है उनको वो बनाना है, ठीक है, बिकॉज दे आर ऑन द लोअर लेवल्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशंस हायरार्की। लेकिन अगर टॉप लेवल पर चले जाएं तो उन लोगों ने डेवलप नहीं करनी कोई चीज़, सीईओज़ ने, प्रोजेक्ट मैनेजर्स ने, लेकिन एक्चुअली वो डिसाइड कर रहे होंगे कि डेवलप करना क्या है, राइट। सिमिलरली एक सॉफ्टवेयर के अंदर भी इसी तरह है कि सबसे मेन कंपोनेंट्स ये डिसाइड करता है कि एक्चुअली सॉफ्टवेयर ने काम करना कैसे है, राइट। सॉफ्टवेयर ये डिसाइड करता है। उसके बाद फिर जिस तरीके से उसने डिसाइड किया है कि ये काम ऐसे होगा कि पहले कंप्यूटेशन होगी, उसके बाद प्रोसेसिंग होगी, फिर इनपुट के लिए मैं भेजूँगा, फिर वहाँ से जो आउटपुट आएगी उसको प्रोसेस करके और फिर मैं यूज़र को दिखाऊँगा। तो ये काम अलग अलग है। इनपुट कंट्रोलर को आपने एक काम दे दिया, फिर आपने एक आउटपुट कंट्रोलर को दे दिया। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड, बट ये काम अलग अलग डिवाइड कर देता है सबसे टॉप लेवल का सॉफ्टवेयर।
यानी कि सबसे सॉफ्टवेयर का जो टॉपेस्ट लेवल होता है, मोस्ट टॉप लेवल जो होता है, वो इस काम को डिवाइड करेगा। एंड देन कंपोनेंट्स का काम है कि अगर उन्होंने फर्दर किसी और चीज़ से ये काम लेना है तो वो उसको फर्दर डिवाइड कर देता है। एंड सो ऑन, ये डिवीजन चलती रहती है अनटिल एंड अनलेस आप एक उस लेवल पर आ जाएं जो कि एक प्रोसेस कम्प्लीटली अब डिवाइड ना हो सके और वो अपने आप में एक कंप्लीट काम कर रहा हो, उसने कोई ख़ास डिसीजन नहीं लेना होता। So accordingly, most just like an organization's hierarchy, decision makers are mostly on the top level and workers are usually on the lower level. एक common misconception जो पाया जाता है उसको ज़रा अपने आपके साथ भी होगा वो misconception आगे चल के, बट उसको थोड़ा सा मैं अभी से क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ, आई एम नॉट श्योर कि आपकी इंटरेक्शन क्यों नहीं हो रही है, आवाज़ का कोई मसला हो सकता है। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि लीफ प्रोसेसेस यानी ऐसे प्रोसेसेस जो फर्दर डिवाइड नहीं हो रहे, ये चलें इस सवाल से पहले मैं आपको एक और चीज़ रिमाइंड करवा दूँ, ऑल्दो यू नो दैट कि दिस प्रोसेस इज़ ऑन लाइक अ DFT 0th लेवल, ये लेवल 0 DFT का प्रोसेस है, यानी कि ये मेन प्रोसेस है। देन ये तीनों प्रोसेसेस लेवल 1 DFT के हैं, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है, और अगर फर्दर डिवीजन हो रही है तो लेवल 5, लेवल 6। तो इसमें कितने लेवल्स हैं? 0, 1, 2, 3 लेवल्स आ रहे हैं इस वर्टिकल पार्टीशनिंग के अंदर, इन फैक्टरिंग के अंदर। ये जो 4 लेवल्स आ रहे हैं 0, 1, 2, 3, इसको मैं सेकंड लेवल कहता हूँ। ये 2th लेवल है, सेकंड लेवल, ये फर्स्ट लेवल है, ये 0th लेवल है, और ये थर्ड लेवल है विच इज़ एक्चुअली द 4th लेवल। सो एनीवेज, अगर मैं ये चलें इसको कह लेते हैं ये टॉप लेवल है और ये सबसे लास्ट लेवल है। नाउ माय क्वेश्चन इज़ कि लीफ प्रोसेसेस किस लेवल पर होते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। आई एम होपिंग कि आप में से कोई ना कोई जवाब देगा इंट्रैक्शन में, अगर होपफुली प्रॉब्लम नहीं है तो। लीफ प्रोसेसेस कौन से लेवल पर होते हैं? ओके, सो चूँकि मैंने ये क्वेश्चन इस काफ़ी क्लियर कट दिए गए डिट्री के ऊपर पूछा है, तो यू आर राइट 133 के हर लेवल के ऊपर हो सकता है, राइट। बट कॉमनली जब आप थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लेक्स कर देंगे ना, इस स्ट्रक्चर को, आप किसी दूसरी चीज़ों में उलझ जाएंगे एक तरह से कि अच्छा कहाँ पे डिवीज़न हो रही है, कहाँ पर नहीं हो रही, किस तरह का लेवल्स है, तो तब हो सकता है कि ये कॉमन गलती अक्सर कर दी जाती है कि आप कहते हैं कि अच्छा जो लीफ प्रोसेसेस हैं वो लास्ट लेवल पर है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एज़ यू कैन सी हियर कि यहाँ पर हर लेवल के ऊपर आपको लीफ प्रोसेसेस मिल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि ये किसी में भी डिवाइड नहीं हुआ, अगर आप कर्सर को देखें, लेट सपोज मैं ये कहता हूँ कि ये प्रोसेस फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा, तो आपको लीफ नोड्स, लीफ प्रोसेस यहाँ पर भी मिल रहे हैं लास्ट लेवल पे, सेकंड लास्ट लेवल पर भी एक है, और ये सेकंड लेवल पर भी आपको एक लीफ प्रोसेस मिल रहा है, राइट। तो फर्स्ट के अलावा, क्योंकि फ़र्स्ट तो अगर डिवाइड हो रहा है तो हो रहा है, अगर 2 लेवल भी हैं कम से कम, तो फर्स्ट के अलावा आपको लीफ प्रोसेसेस किसी भी लेवल पर मिल सकते हैं। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि लीफ प्रोसेसेस हमेशा लास्ट लेवल पर होंगे, ठीक है। ये बात ज़रा आपने हमेशा याद रखनी है। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं स्किप कर रहा हूँ, वही सारी चीज़ें हैं जो कहीं पहले पढ़ के आ चुके हैं प्रोसेस स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड। सॉरी, कि आप DFT और प्रोसेस स्पेसिफिकेशन के थ्रू ये बता सकते हैं कि एक प्रोसेस को जब आपने डिवाइड किया है तो एक्चुअली डिवाइडेड प्रोसेस क्या काम कर रहा है, ठीक है। जो नंबर 1 आपको चीज़ नज़र आ रही है जिसमें ग्रीन जो आपको सर्कल नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्लो। आप एक्चुअली कंट्रोल को फ्लो बता रहे हैं कि आपके प्रोसेसेस किस तरह से डिवाइड हो रहे हैं। आपको ये भी बताना है अपने फ़्लो में, यानी कि जब आप कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो आपने ये बताना है कि आपने जो डिवीज़न की है वो कैसे की है। जिस तरह से लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि ये 3 प्रोसेसेस हैं, ये 3 प्रोसेसेस में डिवाइड हुआ है 1, 2, 3, तो इन तीनों में क्यों डिवाइड हुआ है, क्या ये इनपुट का प्रोसेस है, ये कैलकुलेशन का है, या आउटपुट का है, किस तरह के हैं वो हमने स्पेसिफाई करना होगा। ये एक स्लाइड मिस हो गई, मैं इस पर आता हूँ दोबारा, पहले जो बात शुरू की है उसको बता दूँ। ट्रांजैक्शन फ़्लो का मतलब ये है कि आपने एक प्रोसेस के बारे में अब बताना है कि ये प्रोसेस कैसे काम कर रहा है, जो कि यूजुअली आप एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, सूडो कोड ये लिखकर बता सकते हैं। तो ये दोनों करैक्टरिस्टिक्स होती हैं इस पूरे फ्लो आर्किटेक्चर की,
कि आपने ये भी बताना है कि आपका कंट्रोल किस तरह से फ़्लो कर रहा है, और आपने ये भी साथ साथ बताना है कि आपके ट्रांजैक्शन में अल्टीमेटली एक प्रोसेस किस तरह से काम कर रहा है, एक प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है। ये एक स्लाइड जो मिस कर दी थी मैंने, मैं इसके ऊपर आता हूँ दोबारा, कि हम पार्टीशन क्यों करना चाह रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर का, अपने डिज़ाइन का। पार्टीशन हम इसलिए करना चाह रहे हैं ताकि इसका मेन एक ही फ़ायदा है, इसके अलावा ये जो 2-4 लिखी हुई हैं चीज़ें इनके ऊपर भी आते हैं। पार्टीशन हम बेसिकली इसलिए करना चाह रहे होते हैं अपने प्रोग्राम को कंपोनेंट्स में डिवाइड करके, सब प्रोसेस में डिवाइड करके, ताकि हमारे प्रोग्राम की टेस्टिंग आसान हो जाए। हमें कोई चीज़ अगर टेस्ट करनी है तो इतना मिला जुला आपका सॉफ्टवेयर ना हो कि आपको ये पता ना लगे कि एक चीज़, एक कंट्रोल कहाँ से होके कहाँ जा रहा है, और आपको इस एरर को पॉइंट आउट करने में मसला हो जाए। एक चीज़ तो ये, दूसरा ये कि चूँकि आपको टेस्टिंग में आसानी हो रही है, तो कल को अगर आप अपने प्रोग्राम को एक्सटेंड करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं, उसमें थोड़े और फीचर्स इंटीग्रेट करते हैं, तो अगर पार्टीशन हुआ होगा आपका सॉफ्टवेयर, आइसोलेट हुआ होगा अलग अलग कंपोनेंट्स, तो आपको आसानी हो जाएगी कोई भी नया कंपोनेंट को, नया फीचर ऐड करने में, क्योंकि आपको पता होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, इसको समझने के लिए फ़िज़िकल एग्जांपल में मैं सिंपल वही एग्जांपल दूंगा आपको, जो कि जैसे एक इलेक्ट्रिशियन है और वो कनेक्ट करता है मल्टीपल चीज़ें आपके कमरे में, आपके घर में, एक सिंगल बोर्ड के अंदर। ठीक है, आप सबने देखा होगा एक बोर्ड लगा हुआ होता है, उस बोर्ड पे बटन्स होते हैं, आप उन बटन्स को प्रेस करते हैं तो किसी बटन से को प्रेस करने से आप बल्ब ऑन हो जाता है, किसी बटन को प्रेस करने से फ़ैन ऑन हो जाता है। इस तरह मल्टीपल बटन्स आपको 8-10 नज़र आते हैं एक बोर्ड के ऊपर। अगर लेट सपोज़ पार्टीशन ना किया जाए, पार्टीशन का मतलब ये है कि आपको ये ना पता हो कि भाई कौन सा बटन किस चीज़ का है। लेट से मैं एक बटन पे 4 चीज़ें आपने देखी होंगी अक्सर होती हैं कि आप एक बटन ऑन करते हैं तो वो 2 लाइट्स जल जाती हैं एक साथ, आप एक और बटन ऑन करते हैं तो पता लगता है कि वो पंखा और एक लाइट एक साथ जल गई है। इसमें नुकसान ये होता है कि कल को आप अगर कहते हैं कि यार मुझे यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ लगानी है, एक्स्ट्रा बल्ब लगाना है, तो आपको ये पता नहीं होता कि अच्छा मैं अब किस तरह से इसको इंटीग्रेट करूँ इन सब के साथ जो बाकी चीज़ें चल रही हैं। अगर सब चीज़ें अलग-अलग होंगी, पार्टीशन्ड होंगी, हर किसी का कनेक्शन अलग आ रहा होगा, तो आपको पता होगा अच्छा ये तार इसकी है, ये तार इस चीज़ की है, ये तार इस चीज़ की है। अगर एक बोर्ड के पास आपको एक तार नज़र आ रही है और उस एक तार से 4 चीज़ें जल रही हैं, तो यू वुड नेवर, अगर एक चीज़ में मसला आ जाता है तो आपको उसको सही करने के लिए कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा, आपको दोबारा से पूरा सिस्टम खोलना पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर उन 4 चीज़ों के लिए 4 अलग अलग वायर्स आ रही हैं, तो अगर एक में मसला आता है तो आपको सिर्फ उस वायर को चेंज करना है, तमाम वायर्स को चेंज नहीं करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप कंपोनेंट्स को अलग अलग कर देते हो कि भाई ये इसका कंपोनेंट है, ये इसका कंपोनेंट है, कल को अगर इनपुट फैचिंग में कोई मसला आ रहा है तो यू विल नो कि अच्छा इनपुट कंट्रोलर के अंदर कोई मसला है, प्रोसेसिंग तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई। सो ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा है अगर आप अपने प्रोग्राम को पार्टीशन कर देते हो इन इधर वे, चाहे हॉरिजॉन्टल करो या वर्टिकल करो, दोनों के अलग अलग फ़ायदे हैं, लेकिन फ़ायदा यही है कि आइसोलेशन हो जाती है, टेस्टिंग और मेंटेनेंस में ज़्यादा फ़ायदा होने लग जाता है। So why partition architecture? It results in a software that is easier to test. It leads to a software that is easier to maintain. यानी कि कल को अगर कोई मसला आता है तो आप उसको सॉल्व कर सको सही से। रिजल्ट इन प्रोपिगेशन ऑफ फीवर साइड इफ़ेक्ट्स। इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं है, ये भी इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि अगर इसके साइड इफ़ेक्ट होते ज़्यादा तो फिर हमें ये सोचना पड़ता कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट एज सच कुछ नहीं है, फ़ायदे ही हैं, इसलिए इसको कर लिया जाता है। और रिजल्ट्स इन अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ ईजियर टू एक्सटेंड, सॉफ्टवेयर को आप एक्सटेंड करना चाहो, बढ़ाना चाहो, उसके अंदर कोई अपडेट करना चाहो तो दैट इज़ वेरी वेरी ईजी अगर आपने चीज़ों को पार्टीशन किया हुआ है। सो दीज आर जनरल मैपिंग अप्रोच, आई एम लीविंग दोज टू यू। वही सारी चीज़ें हैं कि आप अपने कंट्रोल मॉड्यूल्स को ऐड करते रहें, सारी चीज़ें लिखते रहें एक साथ कि आपका कौन सा कंपोनेंट किससे किस तरह कम्युनिकेट करेगा, ये सारी चीज़ें हमने लिखनी है। अच्छा, इसमें भी लेवल वाइज फैक्टरिंग होती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अभी मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी कि भाई ये चीज़ है तो इसमें लेवल बाय लेवल है। दिस इज़ योर फर्स्ट लेवल फैक्टरिंग। फर्स्ट लेवल फैक्टरिंग का मतलब ये है कि आपने 0 से लेवल 1 पर आ गए आप लोग। फिर सेकंड लेवल फैक्टरिंग के भी लेवल 1 से आप लेवल 2 पर आ गए, और डिवाइड कर दिया, फिर उसके बाद और डिवाइड कर दिया। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है जो कि अभी हमने डिस्कस नहीं की है, वो ये है कि अगर आपने लेवल बाय लेवल आप फैक्टरिंग करते जा रहे हो
तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप कुछ नॉर्मलाइजेशन रूल्स को अक्वायर करते रहो, यानी कि कुछ ऐसे रूल्स आप बना लो जिन रूल्स के बाद किसी गलती की गुंजाइश ना रहे। यानी आप इतना भी पार्टीशन ना कर दो एक चीज़ को कि अगर आप एक काम किसी कंपोनेंट को देते हो तो पता लगता है कि वो दो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स वो काम करने लग गए, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बड़ी सिंपल सी एग्ज़ाम्पल इसकी लेता हूँ। मुझे कोई काम करवाना है तो लेट से दो शख्स को मैंने कह दिया, दो बंदे हैं, एक स्टूडेंट को मैंने काम कहा, एक दूसरे स्टूडेंट को कह दिया। लेट से मुझे मार्क्स एंटर करवाने थे, तो मैं आप में से किसी को कहता हूँ यार ये मार्क्स इस शीट में एंटर कर दो। आप एक शीट खोलते हैं, एंटर करने लग जाते हैं। मुझे याद नहीं रहता कि मैंने आपको कहा था या नहीं। मैंने दूसरे स्टूडेंट को कह दिया कि मार्क्स एंटर कर दो, उसने अलग से एंटर करना शुरू कर दिया। अब वो दो अलग अलग जगह पर मार्क्स एंटर हो रहे हैं, उसमें मैं भी कहीं कि एक ने किसी ने गलती कर दी या दूसरे ने किसी की गलती कर दी। अब उसमें नुकसान ये होगा मुझे कि चूँकि आप लोग आइसोलेटेड थे, जिस तरह मैं कह रहा हूँ ना, पार्टीशन कर दें, आइसोलेट कर दें, एक कंपोनेंट को नहीं पता दूसरा कंपोनेंट क्या कर रहा है, उसने अलग काम करना है, उसने अलग काम करना है। तो अगर ये दोनों अलग अलग काम कर रहे होंगे, ये दो स्टूडेंट्स, तो वो काम डबलिंग में हो जाएगा और मुझे पता नहीं लगेगा सही कौन सा है गलत कौन सा है, ठीक है। सो इन चीज़ से बचने के लिए अगर आपने ये सारी चीज़ें आइसोलेट करनी भी हैं तो आइसोलेट इस तरह से करें कि इनमें कोई इस तरह की रिडंडेंसी कहा जाता है इसको, इस तरह की डुप्लीकेशन क्रिएट ना होना शुरू हो जाए, जिसके बाद हमें ये अंदाज़ा ना रहे कि भाई सही चीज़ क्या है और गलत चीज़ क्या है। सो ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि डाटा फ़्लो का जो आपका स्ट्रक्चर होता है DFT डाटा फ़्लो मॉडल, वही ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मैप हो जाता है आपके कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर के ऊपर। सो फैक्टरिंग में हम ये बात भी पहले डिस्कस कर चुके हैं। दोबारा से इस स्लाइड को देख लें कि जिस तरह से इस एरो को फॉलो करें, ये एरो जिस तरह से ऊपर जाता जाएगा, यानी जितने लेवल ऊपर जाते जाएंगे आप, डिसीजन मेकिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी, और जितना नीचे आते जाएंगे आप, डिसीजन मेकिंग पावर कम होती जाएगी और वर्किंग पावर बढ़ती जाएगी। काम ज़्यादातर वो लोग कर रहे हैं जो कि बिल्कुल निचले लेवल पर हैं, जिनको लीफ प्रोसेसेस हम कह रहे हैं, या उससे थोड़ा सा ऊपर, जबकि ज़्यादातर डिसीजन मेकिंग टॉप लेवल के जो प्रोसेसेस हैं वहाँ पर हो रही है, ठीक है। जैसा मैं कह रहा था, मेन प्रोग्राम पहला लेवल फैक्टरिंग का यही है कि आप मेन प्रोग्राम को डिवाइड करते हो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट कंट्रोलर में। दीज आर नॉट स्पेसिफिक कि यही 3 कंट्रोलर्स होंगे, मल्टीपल एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वेरी करता है कि किस तरह की आपकी कंपोनेंट्स में डिवाइड, किस तरह के फंक्शंस आपके अलग-अलग हो रहे हैं। एंड दिस इज़ योर सेकंड लेवल मैपिंग कि आप फिर उस कंट्रोल को, चाहे वो इनपुट कंट्रोल था या जो भी था, उसके बाद आप सेकंड लेवल मैपिंग के ऊपर आ जाओ, देन थर्ड लेवल मैपिंग के ऊपर, एंड देन सो ऑन अनटिल एंड अनलेस, जब तक आप अपने प्रोग्राम को आगे तक लेके जाना चाह रहे हो तब तक आप इस काम को करते रहते हो, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहा हूँ। अभी हम डिज़ाइन के फेज़ पर ही हैं, लेकिन डिज़ाइन के फेज़ पर अब हम नेक्स्ट चीज़ के ऊपर मूव कर रहे हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे प्रोग्राम के पूरे डिज़ाइन के ऊपर, प्रोग्राम का पूरा डिज़ाइन, उसका पूरा आर्किटेक्चर। अब हम नेक्स्ट चीज़ के ऊपर आ रहे हैं, कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन, कि हर एक कंपोनेंट की भी अलग डिज़ाइनिंग की जा सकती है। ऐसा क्यों है, इसको समझने के लिए बड़ी आसान सी एक एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है, वो पॉइंट जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले फेस किया, कि आप कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हो ताकि हर कंपोनेंट सिर्फ अपना काम करे, उसका इस बात से कोई लेना देना ना हो कि दूसरा कंपोनेंट कैसे काम कर रहा है या क्या काम कर रहा है। उसका काम सिर्फ अपना काम करना है, और जिसने उसको वो काम दिया है, विच इज़ योर मेन प्रोग्राम कंट्रोलर, उसको वो काम करके रिटर्न करता है। इससे एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात हमें समझ में आती है, वो ये कि अगर एक कंपोनेंट दूसरे से बिल्कुल आइसोलेटेड है, उसको नहीं पता दूसरे ने क्या काम किया है या क्या काम कर रहा है, तो दोनों कंपोनेंट्स की नेचर अलग होने से उन दोनों का डिज़ाइन भी अलग हो सकता है। हो सकता है एक कंपोनेंट किसी और आर्किटेक्चर पे काम कर रहा हो, दूसरा कंपोनेंट किसी और आर्किटेक्चर पे काम कर रहा हो। ये पता सिर्फ किसको है, ये मेन प्रोग्राम कंट्रोलर को पता है कि भाई एक कंपोनेंट कैसे काम कर रहा है, दूसरा कंपोनेंट कैसे काम कर रहा है, क्योंकि उसका काम है उन दोनों के कामों को मर्ज करना या उन दोनों के कामों को कोई मीनिंग देना। लेकिन जब तक वो नहीं कर रहा तब तक एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के बारे में नहीं पता, विच मीन्स दैट कंपोनेंट्स कैन डिज़ाइन देमसेल्व्स। इसको एक और एंगल से भी मैं समझाना चाहता हूँ आपको, कि आपने देखा कि एक मेन प्रोग्राम कंट्रोलर 3 मुख्तलिफ़ चीज़ों में डिवाइड हो गया, फिर आपने ये भी देखा कि वो 3 मुख्तलिफ़ चीज़ें और फर्दर चीज़ों में डिवाइड हुई, फिर और फर्दर चीज़ों में डिवाइड हुई,
इसमें लेट्स सपोज अगर मैं एक चीज़ को पिक करता हूँ, लेट्स से मैं दोबारा उसी स्लाइड पर आता हूँ, चलें इसी को देख लेते हैं। इसको देखें x1 x2 x3 x4 जो लिखे हुए। अगर लेट्स से कि मैं इन पूरी चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ, इस लाइन को भी रिमूव कर देता हूँ, कर्सर को फॉलो करें, इस लाइन को रिमूव कर देता हूँ, x1 को रिमूव कर देता हूँ, x3 पूरे को रिमूव कर देता हूँ, x4 पूरे को रिमूव कर देता हूँ, सिर्फ मेरे पास क्या बचा हुआ है x2 b c एंड a। ये जो मैं थोड़ा सर्कल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चीज़ मेरे पास बची हुई है। अब अगर आप थोड़ी देर के लिए इसको नोट करें तो यू विल सी कि अच्छा अगर मैं सिर्फ x2 को सबसे टॉप लेवल पर रखता हूँ तो इसका मतलब है x2 इज़ द मेन प्रोग्राम कंट्रोलर, और फिर b और c जो है वो उसके सब कंपोनेंट्स हैं, और फिर b और c का एक कंपोनेंट है a। इससे हमें बात समझ में ये आती है कि भाई x2 को हम एज अ कम्प्लीट सॉफ्टवेयर भी ट्रीट कर सकते हैं फिर तो, ऑल्दो एज अ कम्प्लीट सॉफ्टवेयर नहीं होगा, वो एज ए यूज़र उसको सही कंपोनेंट नहीं सही प्रोसेसिंग नहीं करके दे रहा होगा, but still on the design phase we can see कि x2 is a completely different thing than x3। x3 एक total different thing है, x4 is एक totally different thing है। इसका मतलब है इन सब के डिज़ाइनिंग कैन बी डिफरेंट, कंपोनेंट कैन डिज़ाइन themselves, या कंपोनेंट्स की डिज़ाइनिंग इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन कि भाई पूरा सॉफ्टवेयर किस तरह का है या उसके साथ वाला कंपोनेंट किस तरह का है। तो व्हाट इज़ अ कंपोनेंट? अ कंपोनेंट कंटेन्स अ प्रोसेसिंग लॉजिक होती है, या तो उसमें द इंटरनल डाटा स्ट्रक्चर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द प्रोसेसिंग लॉजिक and an interface that enables the component to be invoked and data to be passed to it. This is a conventional view. For example, this is a component, compute page cost. This is a component। हो सकता है कि किसी बड़े सॉफ्टवेयर का हिस्सा हो, यहाँ से कोई एरर जा रहा हो और वहाँ पे कोई कंपोनेंट हो। सो कंप्यूट पेज कॉस्ट की जो ये कंपोनेंट है, इसको मैं अलग भी डिज़ाइन कर सकता हूँ कि मैं इसको या तो फ्लो चार्ट की तरह लिख दूँ, या इसको मैं इस तरह लिख दूँ, या मैं इसको सूडो कोड की तरह लिख दूँ। इसको मैं किसी भी डिज़ाइन के थ्रू लिख सकता हूँ। इसका काम सिर्फ ये है कि इसने आउटपुट देनी है पेज की कॉस्ट को कंप्यूट करके। वो किस तरह करता है, दैट इज़ नॉट द हेडेक ऑफ द अदर कंपोनेंट, और इवन द हेडेक ऑफ द मेन प्रोग्राम कंट्रोलर। ठीक है, इससे ये बात हमें समझ में आती है कि भाई कंपोनेंट जो एक होता है आपका, उसका डिज़ाइन कैन चेंज देमसेल्व्स। कुछ डिज़ाइन गाइडलाइंस हैं कंपोनेंट्स में, नेमिंग कन्वेंशन हमें फॉलो करनी होती है लास्ट में, कि आप किस तरह का नाम रख रहे हैं अपने कंपोनेंट का, ये आपको लास्ट में फॉलो करना है। सिमिलरली हमें ये भी अंदाज़ा होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि आपने एक कंपोनेंट में नेमिंग कन्वेंशन कोई फॉलो की है। लेट्स से आपने एक कंपोनेंट का नाम रख दिया है कंप्यूट और दूसरे का नाम रख दिया है कैलकुलेट। नाउ दिस टू ऑफन रेफर टू द सेम थिंग। या किसी में आपने CLC लिख दिया है कि भाई कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, और एक में आपने सिर्फ कंप्यूट लिख दिया है पूरा का पूरा। नेमिंग कन्वेंशन आपने लाजमी फॉलो करनी है, वरना ये ना हो कि आप खुद ही कन्फ्यूज हो जाएँ अपने लिखे हुए डिज़ाइन में कि एक्चुअली आप क्या कह रहे थे। जिस तरह वो आपको मैंने एक एग्जांपल भी दी थी शायद, कि लेट्स से कि अगर दो तरह के बटन्स आपको नज़र आ रहे होते हैं, डिलीट और रिमूव। ठीक है, अब लेट्स से एक ही सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर एक चीज़ को डिलीट करने के लिए मैंने बटन दिया हुआ डिलीट का, और दूसरी चीज़ को डिलीट करने के लिए मैंने बटन दिया हुआ रिमूव का। सो यू विल थिंक कि यार ये रिमूव अलग चीज़ है क्या, क्योंकि वहाँ तो ये सॉफ्टवेयर डिलीट कह रहा था इस चीज़ को, अब ये रिमूव कह रहा है, तो ये कुछ अलग चीज़ होगी शायद, राइट, जबकि मे बी वो एक ही चीज़ हो। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप अपने सॉफ्टवेयर का जब डिज़ाइन बनाएं तो उसमें नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करें, कि जो जिस चीज़ का नाम आपने जो रखा है बाकियों का नाम भी उसी की तरह का हो या उसी के करस्पॉन्डिंग हो, मुख्तलिफ ना हो। ठीक है। इस तरह इंटरफेस ज़ाहिर सी बात है, कम्युनिकेशन तो इंटरफेस के थ्रू हो रही है, आपके यूज़र से या कंपोनेंट्स आपस में जो कम्युनिकेट कर रहे हैं उसकी गाइडलाइंस भी आपको फॉलो करनी होंगी। डिपेंडेंसीज और इनहेरिटेंस को भी आपने देखना होगा। एक जो मेन प्रोग्राम कंट्रोलर है वो तब तक अपना काम कंप्लीट नहीं कर सकता जब तक उसके दोनों या तीनों जितने भी उसके कंपोनेंट्स हैं वो सारे अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेते। ठीक है, इसका मतलब है तो मेन प्रोग्राम कंट्रोलर इज़ डिपेंडेंट ऑन इट्स कंपोनेंट्स अपनी पूरी आउटपुट देने के लिए। और इसी तरह कोई भी अगर कंपोनेंट है जो कि फर्दर डिवाइड हुआ हुआ है 2 या 3 कंपोनेंट्स के अंदर, तो इट्स नेसेसरी कि वो जो आपका कंपोनेंट है वो डिपेंडेंट हो जाता है फिर उन कंपोनेंट्स के ऊपर, सब कंपोनेंट्स के ऊपर, कि जब तक वो नहीं देते आपको जवाब तब तक आप उस जवाब को
नहीं ले सकते, यानी कि उस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर सकते। लेकिन इनहेरिटेंस में फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी क्लासेस को जब ड्राइव करते हैं, टॉप टू बॉटम में अपने कंपोनेंट्स को ड्राइव कर लेते हैं, तो एक्चुअली आप अपने काम को भी डिवाइड कर देते हैं। तो उसमें डिपेंडेंसी तो खैर आती है, लेकिन ये है कि आप इनहेरिट कर देते हैं, अपने कामों को डिवाइड कर देते हैं, विच मीन्स कि आपने अल्टीमेटली अपने कामों को आइसोलेट कर लिया और एक ही जगह पर सारे काम नहीं हो रहे, आपने फर्दर चीज़ों को डिवाइड कर दिया है। और अगर कोई इशू आता है तो यू विल नो कि वो किस सब कंपोनेंट में या किस सब क्लास में वो इशू आ रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल ये एक स्टेप वाइज रिफाइनमेंट यहाँ पर नज़र आ रही है कि भाई ओपन द डोर ओपनिंग की, और मतलब डोर ओपन करके आप रूम में आ रहे हैं, इस चीज़ का एक प्रोसेस है। उसके अंदर उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है इन कंपोनेंट्स में। कौन से कंपोनेंट्स हैं भाई? वॉक टू डोर, ये एक अलग प्रोसेस हो जाता है। रीच फॉर नॉब, ये एक अलग प्रोसेस हो जाता है। देन ओपन डोर का ये अलग प्रोसेस हो जाता है। वॉक थ्रू, अंदर आ जाएँ, इसका एक अलग हो जाता है प्रोसेस। एंड देन क्लोज डोर का एक अलग प्रोसेस है। ये जो सारे प्रोसेसेस हैं ये अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। ये फर्दर किसी कंपोनेंट में डिवाइड नहीं हो रहे, लेकिन हर एक चीज़ की एक अलग प्रोसेस स्पेसिफिकेशन होगी। जैसे वॉक टू डोर, कैसे वॉक टू डोर का मतलब क्या है, किस तरह से आप परफॉर्म करेंगे, आप या तो इसके लिए सूडो कोड लिखेंगे या आप इसके लिए फ्लो चार्ट बनाएंगे, दैट्स अप टू यू। जैसे यहाँ पर ओपन डोर का एक सूडो कोड लिखा हुआ है कि भाई डोर ओपन कैसे किया जाए, तो यहाँ पर ये बताया गया है, प्रोसेस स्पेसिफिकेशन दी गई है कि अच्छा ये प्रोसेस क्या करेगा, कैसे करेगा। रिपीट अनटिल डोर ओपन्स, डोर घुमाएं, अगर क्लॉकवाइज नहीं खुल रहा है तो दूसरी तरफ घुमाएं, अगर खुल जाता है तो आप दोबारा उसको जो है वो दोबारा ना घुमाएं दूसरी डायरेक्शन में, बल्कि पुश करें डोर को ताकि डोर खुल जाए। ये सारी चीज़ें, ये एक्चुअली पूरा का पूरा सूडो कोड है इस एक प्रोसेस, सब प्रोसेस का या कंपोनेंट का, जिसको हम ओपन डोर कह रहे हैं। एंड यू ऑल नो दैट कि एल्गोरिदम डिज़ाइन मॉडल में क्या क्या चीज़ें आती हैं। एल्गोरिदम को लिखने के बहुत से तरीके हैं, सूडो कोड पे भी लिख सकते हैं आप, फ्लो चार्ट बना सकते हैं, आप बॉक्स डायग्राम बना सकते हैं, क्लास डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड आप लिख सकते हैं, डिसीजन टेबल बना सकते हैं। अच्छा, लेकिन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग यानी सूडो कोड वगैरह अगर आप लिखते हैं, यानी कि किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आप कोड नहीं लिख रहे हैं, तो उसमें ज़रा इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना होता है कि यूज़ अ लिमिटेड सेट ऑफ लॉजिकल कंस्ट्रेंट्स। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर इफ एल्स की बेस पे लिखा हुआ है, या पूरा सॉफ्टवेयर एक लूप पे चल रहा है। उसमें आप कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि हर एक काम अलग अलग हो। जिस तरह अभी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, उसमें आपकी कोशिश ये होती होगी कि हर एक डिफरेंट काम के लिए एक अलग फंक्शन लिखा जाए, ताकि अगर कोई चीज़ चेंज करनी है तो उसी फंक्शन में चेंज हो, कहीं और आपको पूरा प्रोग्राम चेंज ना करना पड़े। तो आप एक छोटे छोटे चीज़ों के लिए भी आप लोगों ने ये काम किए होंगे कि भाई अगर कोई चीज़ प्रिंट करवानी है तो वो प्रिंट का फंक्शन अलग बना हुआ है, कोई चीज़ गेट करनी है तो गेटर आपने अलग बनाया हुआ है, कोई चीज़ कैलकुलेट करनी है तो उसको आपने अलग बनाया हुआ है, किसी चीज़ की वैल्यू चेंज करनी है तो सेटर आपने अलग बनाया हुआ है। ये सारी चीज़ें आप अलग बना देते हैं, वरना अगर आप चाहें तो ये सारी चीज़ें फॉर के लूप में लगा के वो सारी एक साथ भी करवा सकते हैं। यूज़र से चॉइस लेके कि भाई अगर आपने सेट करनी है वैल्यू तो 1 दबाएँ, वरना 2 दबाएँ, वरना 3 दबाएँ, ऐसा भी कर सकते हैं। बट हाँ, अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस में ये चीज़ बुरी जाती है, बुरी समझी जाती है, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली आप इसको आगे चलकर अगर इसमें कोई मसला आता है तो वो ढूंढना और उसको सही करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यूज़ अ लिमिटेड सेट ऑफ लॉजिकल कंस्ट्रक्ट, सीक्वेंस लगा दें, कंडीशनल लूप्स ये लगा दें, इसके अलावा और कोई कंस्ट्रक्ट्स हैं अगर तो उनको कम से कम यूज़ करें। लाइक कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, लाइक गो टू स्टेटमेंट है, इसको थोड़ा सा जो है वो फ्राउंड अपॉन समझा जाता है कि गो टू स्टेटमेंट्स को कम से कम यूज़ करें, उसकी मेंटेनेंस बड़ी हाई हो जाती है, उसको चेक करना और उसको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। It leads to a more readable and testable code, like I said, can be used in conjunction with proof of correctness. इस अगर आप स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, अपने प्रोसेस को डिफ़ाइन करते हैं, तो प्रूफ ऑफ करेक्टनेस यानी कि आप हमेशा इस चीज़ के कायल होंगे कि आप ये चेक कर सकें कि भाई आपका प्रोग्राम कहाँ पर गलती कर रहा है, अगर गलती कर रहा है तो, कि भाई यहाँ तक तो प्रोग्राम सही आ रहा है, फिर इसके बाद आगे सही नहीं चल रहा। तो अगर आपने सारी चीज़ों को आइसोलेट करके, डिवाइड करके अलग अलग स्ट्रक्चर्ड वे में बनाया होगा, गुत्थम गुत्था करके नहीं बनाया होगा, तो उसमें आपको ये चीज़ भी आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगी कि आपके प्रोग्राम में अगर गलती है तो कहाँ है। ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अचीविंग हाई क्वालिटी। इट्स नॉट एन इनफ थिंग कि भाई ये कर लेंगे तो आपका प्रोग्राम बहुत 100% सही हो जाएगा, बट इट्स अ वेरी बिग स्टेप कि आप अगर ये काम कर सकें तो इट्स अ वेरी गुड थिंग।
प्रोसीजरल डिज़ाइन जिसको आप फ्लो चार्ट कहते हैं यूजुअली, ये आप पढ़ चुके हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में भी, कि स्टार्ट करते हैं आप कहीं से, फिर आप कंडीशंस देखते हैं, कंडीशन की बेस पे आप लूप्स लगा रहे होते हैं, यानी कि कोई भी काम आपने करना है तो आप इसके थ्रू बता सकते हैं कि आपने कैसे किया है। डिसीजन टेबल के ऊपर भी हम फिज़िकल क्लासेस के अंदर भी काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं। PDL है, डिज़ाइन लैंग्वेज है। अच्छा, एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर हमने समझना है, कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट। जब आप डेवलप करने लगते हैं ना कंपोनेंट को, यानी आपने फॉर एग्जांपल डिज़ाइन तो चूज़ कर लिया, तो आपके सामने एक डायलेमा आता है, एक क्वेश्चन आता है। लेट्स से कि मैं आपको 2-3 कंपोनेंट्स बताता हूँ। एक आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें आपने UI अलग से डिज़ाइन करनी है, डेटाबेस अलग से आप बना रहे हैं, कम्युनिकेशन के लिए आप एक अलग एप्लीकेशन बना रहे हैं, UI अलग बना रहे हैं, ये 2-4 चीज़ कंपोनेंट्स आप अलग बना रहे हैं। UI के लिए लेट्स से आप UI डिज़ाइन करने बैठते हैं, आप कहते हैं कि यार इसकी डिज़ाइन इस तरह का होना चाहिए कि ऊपर फाइल होना चाहिए, फाइल अगर न्यू करनी है न्यू का बटन होना चाहिए, एडिट का बटन होना चाहिए, व्यू का बटन होना चाहिए, जो यूजुअली होते हैं टूल्स का बटन होना चाहिए, हेल्प का बटन होना चाहिए, ये बटन टॉप लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर जिस तरह आमतौर पर होते हैं वो होने चाहिए। आप उसको बनाने बैठते हैं और आप फाइल का बटन बनाते हैं, आपके 10 मिनट लग जाते हैं। फिर आप उसके मेन्यू के अंदर वाली चीज़ें बनाते हैं, आपके 15-20 मिनट और लग जाते हैं। इस तरह से फ़ाइल का मेन्यू बनाने में लेट से आपके 1 घंटा लग गया। फिर आप एडिट का मेन्यू बनाते हैं और ये सारी चीज़ें बनाते हैं, जबकि ये सारी चीज़ें हर तरह के सॉफ्टवेयर में ऐसे ही होती हैं। फाइल, एडिट, व्यू, ऑप्शंस, ये सारी चीज़ें ऊपर आपको इसी तरह नज़र आती हैं तकरीबन हर सॉफ्टवेयर में, थोड़ी सी चेंजिंग के साथ। तो क्यों ना ये बने बनाए कंपोनेंट जहाँ मिलते हैं आप वहाँ से ख़रीद के और ख़ुद बना लें, ख़ुद बनाने के बजाय वो ख़रीद के लगा दें, या अगर फ्री टू यूज़ मिल रहे हैं तो वो फ्री टू यूज़ लेके बंदा लगा दे। क्योंकि ये चीज़ तो एज इट इज़ आपने बनानी है, जो चीज़ बनी बनाई है, जो कि दुनिया के हज़ारों सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वैसे की वैसी बनी हुई है, वो आपको मिल भी रही है, तो क्यों ना आप उसको उठाकर उसमें अपने सॉफ्टवेयर में लगा दो वैसा का वैसा। तो ये जो UI का ये वाला कंपोनेंट था, आपने इसको, अच्छा बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बनाकर बेच रही होती हैं या ऑनलाइन फ्री टू यूज़ रख रही होती हैं। तो अगर आपको वहाँ मिल जाता है तो द क्वेश्चन इज़ शुड यू यूज़ दैट और नॉट। अच्छा, जो इस तरह के कंपोनेंट्स मिलते हैं ना कमर्शियली, उसको कहते हैं COTS, जो कि आपके यहाँ स्लाइड्स में नज़र आ रहा है, कमर्शियल ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर्स, COTS कंपोनेंट्स। तो अगर आपके पास इस तरह की चीज़ें, जो कि आपको पता है कि यार ये तो सब सॉफ्टवेयर इसी तरह करते हैं, लॉगिन का पेज इसी तरह होता है सबका, फाइल का मेन्यू इसी तरह का होता है सबका, सेव के पीछे लॉजिक वही होती है सबकी, राइटिंग के लिए वही होती है, तो अगर आपको पता है कि यार ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं, पहला क्वेश्चन तो ये है कि अवेलेबल हैं या नहीं, ये देखना है आपने। दूसरी बात ये है कि क्या आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप यूज़ करते हैं तो क्या वो आपके बाकी सॉफ्टवेयर से कंपैटिबल रहेगी या नहीं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बाकी सॉफ्टवेयर से वो कंपैटिबल रहती है या नहीं रहती। क्योंकि अगर आपके बाकी सॉफ्टवेयर के साथ वो कंपैटिबल नहीं रहती है तो फिर उसके रीयूज़ करने से बेहतर है कि आप अपना खुद ही बना लें। और यही चीज़ हम अगली स्लाइड में देखना चाह रहे हैं कि क्या क्या इम्पेडिमेंट्स हैं रीयूज़ के, क्या क्या नुकसानात हैं जब आप कोई कंपोनेंट यूज़ करते हैं, दोबारा रीयूज़ करते हैं, यानी पड़ी हुई चीज़ को आप दोबारा इस्तेमाल करना चाहें। सबसे पहली बात, few companies and organizations have anything that even slightly resembles to a comprehensive software reusability plan. सॉफ्टवेयर रीयूज़ेबिलिटी प्लान ज़्यादातर कंपनीज ऑफ़र नहीं करती। रीयूज़ेबिलिटी प्लान का मतलब ये है कि एक पूरी लॉजिक, एक पूरा रूल बुक हो जिसके अंदर लिखा हुआ कि कहाँ कहाँ से आप रीयूज़ कर सकते हैं, कहाँ से रीयूज़ नहीं कर सकते, किस तरह रीयूज़ करके बनाना है। क्योंकि सॉफ्टवेयर कंपनीज़ के अंदर सिर्फ आप तो डेवलप नहीं कर रहे, आपके साथ 15-20 लोगों की और टीम होती है जो डेवलप कर रही है, एटलीस्ट कोई टेस्टर है, कोई कुछ है। तो ये तो नहीं है कि आप सिर्फ रीयूज़ कर लेंगे और काम चल जाएगा। नो, यू वुड हैव टू जस्टिफाई एवरी सिंगल लाइन ऑफ कोड कि आपने वो क्यों लिखी। कभी भी पूछा जा सकता है कि भाई उसकी वजह से मसला पैदा हो रहा है, टेस्टर कहता है उसकी वजह से मसला पैदा हो रहा है, आप बताएं वो क्यों यूज़ की थी। सो रीयूज़ेबिलिटी प्लान इस तरह के एग्जिस्ट नहीं कर रहे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर। ऑल्दो एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर वेंडर्स करंटली सेल टूल्स, सेल करने के लिए बहुत सारे बना रहे हैं वेंडर्स, बहुत सारे फ्रीलांसिंग के ऊपर बना के बेच रहे हैं चीज़ें, सॉफ्टवेयर कंपनीज इवन बना कर बेच रही हैं।
द मेजॉरिटी ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स डू नॉट यूज़ दैम। ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की ऐसी है जो कि कहते हैं नहीं यार, रीयूज़ से बेहतर है बंदा अपना खुद बना ले। क्यों? क्योंकि जो आप कंपोनेंट लेते हैं यूजुअली वो कंपैटिबल नहीं होता, आपको उसको कंपैटिबल बनाना पड़ता है अपने सॉफ्टवेयर के हिसाब से। और अगर आप उसको कंपैटिबल बनाने के लिए जितना ख़र्चा आप करते हो, जितनी एनर्जी आप लगाते हो, जितने मैन आवर्स आप लगाते हो, उससे कम मैन आवर्स के अंदर आप अपना भी बना सकते थे वो। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ कि मैं एक बुक जो है वो ले लेता हूँ कहीं से। ठीक है, एक बुक ले लेता हूँ। अब लेट्स से कि मुझे एक बुक सस्ते में पड़ रही है क्योंकि उसके अंदर 4 पेजेस नहीं है, उसके अंदर 4 पेजेस नहीं है, मुझे सस्ते में पड़ रही है बुक में, क्या मैं वो बुक ले लूँ? तो यस, मुझे ले लेनी चाहिए, मुझे लगता है ऐसा है कि रीयूज़ कर लेंगे। अब रीयूज़ में क्या होता है कि अब वो जो 4 पेजेस हैं वो मुझे कोई और बेच रहा है। अव्वल बात तो ये है कि वो कोई बेचेगा नहीं 4 पेज अलग से, पूरी बुक कोई ख़राब नहीं करेगा। लेकिन अगर लेट्स से किसी के पास 5 पेजेस है, मैं कहता हूँ यार ये 4 पेजेस मेरे काम के, मुझे दे दो, मैं उससे ख़रीद तो लेता हूँ, अब वो मेरे बुक के साथ कंपैटिबल नहीं होंगे। कंपैटिबल का मतलब ये है कि वो आपकी बुक के अंदर सही से लगेंगे तो नहीं, वो तो अलग ही रहेंगे हमेशा, चाहे आप कितनी कोशिश कर लें वो अलग जो है वो नज़र आएंगे। और जब वो अलग नज़र आएंगे तो जितने में आपने बुक ली थी आपकी बुक उतने में तो नहीं जाएगी, राइट? क्योंकि हर एक कहेगा कि ये तो बुक जितने में आपने ये काम किया है इसमें तो नई बुक भी आ जाएगी, राइट? यानी कि बहुत सारे नुकसान होते हैं जब आप रीयूज़ करते हैं किसी चीज़ को। बेहतर ये होता है कि अगर आप बना सकें, अगर आपका 1 रुपया भी ज़्यादा लग रहा है, 1000 रुपये भी ज़्यादा लग रहे हैं अगर आपके, तो इट्स बेटर कि आप वो खुद बना लें। ठीक है, बजाय इसके कि आप सिर्फ कुछ पैसों के लिए, कुछ 1 घंटा बचाने के लिए आप वो चीज़ अक्वायर करें कहीं से, ना वो चीज़ आपकी हो और ऊपर से आपका उसमें टाइम भी ज़्यादा लग जाए। सो मैनी सॉफ्टवेयर प्रैक्टिशनर्स कंटिन्यू टू बिलीव दैट रीयूज़ इज़ मोर ट्रबल दैन इट्स वर्थ। इतने ज़्यादा फ़ायदे नहीं हैं उसके जितने उसके नुकसान हैं, ज़्यादातर प्रैक्टिशनर्स ये समझते हैं। मैनी कंपनीज कंटिन्यू टू इनकरेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी। ज़्यादातर कंपनीज अब पता है क्या कर रही हैं, वो ये कर रही हैं कि इस तरह की टेक्नोलॉजी पे बनवाती हैं सॉफ्टवेयर जो कि रीयूज़ हो ही ना सकें। अव्वल तो कॉपीराइट का इशू है, दूसरा ये है कि अगर रीयूज़ करने पे आ गया कोई, किसी एक डेवलपर ने भी कोई चीज़ रीयूज़ कर दी तो आगे जाकर बड़ा वो मसला क्रिएट कर सकती है। तो वो इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ पे आते हैं जो कि ओपन सोर्स हो ही ना, ताकि कहीं से उसका कोड ना मिल सके, खुद करना पड़े सब कुछ। सो फ्यू कंपनीज प्रोवाइड एन इंसेंटिव्स टू प्रोड्यूस रीयूजेबल प्रोग्राम्स कंपोनेंट्स, right? So it's very necessary to understand that reuse is a very fine thing. सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि चीज़ बनी बनाई है, हम वो ले लें, कंपोनेंट को इंटीग्रेट कर दें, लेकिन अगर आप आगे जाकर जिस तरह करेंगे डेवलपमेंट तो यू विल सी कि अगर आपने कंपोनेंट ख़ुद बनाए हैं ना, आपने 4 कंपोनेंट ख़ुद बना दिए, उनकी इंटीग्रेशन भी बहुत ज़्यादा मसला क्रिएट करती है। तो अपने बनाए हुए कंपोनेंट्स की अगर इंटीग्रेशन इतना मसला क्रिएट करती है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर आप किसी और का भी कंपोनेंट ले आओगे कोई, तो फिर तो इंटीग्रेशन में और ज़्यादा मसले पैदा होंगे। सो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप हमेशा अपना कोड यूज़ करें। नाउ दैट्स जस्ट माई परसेप्शन, मैनी का परसेप्शन लेकर मैं आपको बता रहा हूँ। यू कैन रीड अबाउट इट ऑन द इंटरनेट, ऑन अदर बुक्स एज वेल, and you can form your own opinion कि you may think कि okay, reusability is very better in some cases and not very better in other cases, but that's up to you. But there are, what I'm saying is there are more impediments, more drawbacks of reusing a software component than making your own. ठीक है, सो आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। तकरीबन आधे घंटे बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे क्लास को अराउंड 6 for the class of discrete structures. अराउंड 6 हम दोबारा डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स वाली टीम के ऊपर मीटिंग कॉल करेंगे, तब हम मीटिंग स्टार्ट करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच। फिर जो डिस्क्रीट से रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट्स वगैरह हैं वो उस क्लास में रखेंगे। थैंक यू।